हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋषभ ऑनलाइन एग्जाम्स में। हम बीपीएससी TR4 के लिए 6 to 8 क्लास का जीके जीएस कराने के लिए जा रहे हैं, जो 31 नंबर से दिया गया है और पार्ट 2 में जनरल स्टडीज से कराते हैं। हिंदी इंग्लिश को छोड़ दिए हैं। इसका हम सभी वॉल्यूम नंबर 2 है प्लेटफॉर्म का। कौन सा है? वॉल्यूम नंबर 2। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? संवेग का योगफल क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका संवेग का योगफल क्या होता है? शून्य होता है। तो शून्य होता है तो शून्य हो जाता है। टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 32 नंबर का देखिए। 32 नंबर का देखिए, वह कौन सा गैस है जो CaO से अभिक्रिया करता है लेकिन NaSCO से अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस CO2 जो CaO से अभिक्रिया करती है मगर NaSCO से नहीं करती है। क्या करती है? नहीं करती है। तो NaSCO3 का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। NaSCO3 का नाम क्या है? बेकिंग सोडा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 33 पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 पे देखिए। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? चलिए दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और हाइपोफाइसिस को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और हाइपोफाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसा है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कहाँ पाया जाता है? कपाल के स्फेनाइड हड्डी में पाए जाते हैं। स्फेनाइड हड्डी में पाए जाते हैं। स्फेनाइड हड्डी को और क्या किस नाम से जाना जाता है? आप लोग बताइए तो। स्फेनाइड हड्डी को और सीला टर्किसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीला टर्किसा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। कितना होता है? इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि के रूप जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? गले में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? गले में स्थित है। पीनियल ग्रंथि कहाँ से? मस्तिष्क में होते हैं। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होते हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। बताइए तो आप लोग, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है। चलिए आप लोग 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया। प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? तो प्रतिबिंब होगा C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा गया, मतलब वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर रखा गया। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या किस स्थिति पर होगा, ये बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा A होगा। क्या होगा? A नंबर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और छोटा होगा। क्या होगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में, इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? कौन सी बोल रहा? नहीं है, घटक अंग नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? तंतु नहीं है। नर जनन का तंतु क्या हो जाएगा? तंतु तंतु तो है। इसका आंसर हो जाएगा वर्तिका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? वर्तिका। चलिए देखिए, वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है। क्या नहीं है? वर्तिका पुष्प के नर जनन अंग का क्या नहीं है? घटक नहीं है। पुष्प एक डंठल द्वारा तनिष्क संवर्ध होता है। किसके द्वारा था? इस डंठल को क्या कहते हैं? विर्त कहते हैं या पेंसिडेल कहते हैं। फ्लावर्स के मुख्य भाग के बारे में जान लेते हैं। फ्लावर्स के कितने मेन भाग है?
मतलब पहला है बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जयांग। ये क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में देखिए क्वेश्चन में कहता है कि वन्यजीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है क्या कहलाती है? अबाध पहुंच होती है क्या कहलाती है? अबाध पहुंच होती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहलाती है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय उद्यान कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धमनियों की विशेषता का सही वर्णन करता है? तो कहता है मोटी भित्तियां होती है, रक्त का प्रवाह निम्न दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित होता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद बल्ब युक्त पतलियां भित्तियां, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब देखिए सी में क्या होता है। सी में कह रहा है मोटी भित्तियां कोई भी बल्ब नहीं होती। मोटी भित्तियां कोई भी बल्ब नहीं होता है, रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। इसका आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 38 का देखिए क्या हो जाएगा। 38 का पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पादपों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थों को दर्शाता है? तो केवल अमीनो अम्ल, जल, खनिज और भोजन, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। बताइए इसका 38 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। उनचालीस में देखिए भारत और मलेशिया के बीच मार्च 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक अभ्यास, समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री अभ्यास, सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम में किया गया था। और देखिए और सैन्य अभ्यास का नाम देखिए। सिम्बैक्स अगर पूछेगा तो भारत और सिंगापुर के बीच। सिम्बैक्स किसके बीच हुआ था? भारत और सिंगापुर। नए सेना अभ्यास है। हरिमऊ शक्ति या उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। हरिमऊ शक्ति और उदार शक्ति किसके बीच हुआ था? भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। संगम अभ्यास क्या? भारत और अमेरिका के बीच। संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। सदातन सिख किसके बीच हुआ था? भारत और सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ था। तो चलिए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में जारी फसलों के अग्नि उत्पादक राज्य की रिपोर्ट 22-23 के अनुसार फल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? तो फल उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश है फल उत्पादन में। इसका भी देख लीजिए शीर्ष राज्य उत्पादक 22-23 के अनुसार कौन कौन क्या क्या शीर्ष है। तो मक्का में देख लीजिए कर्नाटक। मक्का में देखिए भारत का कौन सा राज्य है? कर्नाटक। दलहन में मध्य प्रदेश। तिलहन में राजस्थान। तंबाकू में पश्चिम बंगाल। सब्जी में उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 41 चलिए देखते हैं। भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्यग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था इसका किसने किया था? 41 का बताइए तो आप लोग। भारतीय मूल किसने किया था? तो इसका क्या था? ऑप्शन नंबर अरोहा बजित्या क्या था? इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 का देखिए हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी क्या है? मतलब किस खेल से संबंधित है? रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो रश्मि कुमारी का संबंध उपयुक्त में से कोई नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, किसी खेल से संबंधित नहीं है। हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी अंतर्राष्ट्रीय कोरम प्लेयर है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय कोरम प्लेयर। कौन सा? कोरम प्लेयर। कोरम प्लेयर है।
प्लेयर कोलम क्या है, कोरम प्लेयर। रश्मि कुमारी का संबंध कैरम प्लेयर से, किससे, कैरम प्लेयर से। रश्मि कुमारी ने अप्रैल 2024 में 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता। रश्मि कुमारी ने अप्रैल 2024 में 12वीं बार राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन का देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में अग्रणी रहा? कौन सा रहा? तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 44 में देखिए, मोनोजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया? मतलब मोनोजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो नाइजीरिया बन गया। कौन? ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया बन गया। चलिए 45 में देखिए, अहमद अल सवा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? तो कुवैत का बन गए। कहाँ का बन गए? कुवैत का बन गए। कहाँ का बन गया? अहमद अल सवा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए? तो कुवैत का बन गया। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया था? तो जनरल रघु श्रीनिवासन। 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे? तो गंगाधर नेहरू थे। कौन थे? गंगाधर नेहरू। 48 में देखिए, यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। निम्न में से किस देश की कंपनी शामिल नहीं थी? तो इसमें किस देश कंपनी शामिल नहीं थी? तो स्पेन की शामिल नहीं थी। कौन सी शामिल नहीं थी? स्पेन की शामिल नहीं थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसमें इसका क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए निम्नलिखित 50 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था? तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो जवाहरलाल नेहरू 51। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं का एकमात्र साधन समाजवाद है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। 1936 लखनऊ अधिवेशन में कहा। किस अधिवेशन में कहा था? लखनऊ अधिवेशन में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि मैं एक समाजवादी हूँ। क्या कथन था? मैं एक समाजवादी हूँ। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने किया था। किसने किया था समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। पंडित नेहरू का यह विश्वास था कि मुस्लिम जनता को प्रतिक्रियावादी संप्रदाय नेताओं से दूर हटाने का यही सबसे बेहतर उपाय है। चलिए अब 52 का, कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपा था? तो रॉबर्ट क्लाइव किसे सौंपा था? रेम्स रेजेल को सौंपा था। किसे सौंपा था? रेम्स रेजेल। 53 में देखिए, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने यह करो मरो का नारा दिया था। और 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। और 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। और 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर रैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। और 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर
किसके तहत गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में कहाँ रखा गया था? गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मेडा जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। फिर से देख लीजिए, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 नवंबर 1992 को जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगा। 1942 हुआ, क्या होगा? 1942, 92 नहीं, सॉरी। बिहार के प्रथम राज्यपाल, देखो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? सर जेम्स डेविड शिफ्टन, सर जेम्स डेविड शिफ्टन था। चलिए 55-56 यार का देखिए, 55 नंबर का देखिए। देखिए भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो भारत की भू सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी है। देखिए लोग, अभी पेन मेरा नया आया है, इसीलिए हम इससे करा रहे हैं, लिखने के लिए नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम इससे काम चला रहे हैं। तो कितने 7 देशों के साथ जुड़ी है। इनमें से कौन कौन सा देश है 7 देश? तो देखिए सुनते जाइए। अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, भूटान 3, नेपाल 4, चीन 5, म्यांमार 6, बांग्लादेश 7 शामिल है। चलिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई, तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीप सहित देशों की लंबाई तटीय सीमा कितना है? 7516.6 किलोमीटर है। भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप व पश्चिमी में अरब प्रायद्वीप स्थित है। भारत के पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्रीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके देश के साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ। छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। भारत में विमान आयोग, चलिए तो भारत में विमान आयोग का आरंभ देश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। तो कब हुआ था भारत विमान आयोग? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और अगला देखिए, 1932 में हुआ था। गोदावरी नदी के संबंध निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो गोदावरी नदी के संबंध कथन यही गलत है, घाट बरवा इनकी सहायक नदियों में से एक है, जो कि गलत है। तो क्या गलत है? देखिए 58 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराने से हुआ? उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। वह लोनार झील है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? एकमात्र झील लोनार झील जो महाराष्ट्र में है। लोनार झील भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी के उल्कापिंड के टकराने से हुआ। लोनार झील, जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है, यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। कहाँ है? बुलढाना जिले, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का। प्रायद्वीपीय भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्णकटिबंधीय मानसून किस जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय मानसून। भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा मौसमी होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा जून से अक्टूबर के दौरान होती है। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हो जाता है? वायुमंडल में ओजोन का स्तर कब से कम शुरू होना जाता है? वायुमंडल ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ था? 1980 से हुआ। कब से हुआ? तो 1980 से हुआ था। पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सतपुरा राष्ट्रीय वन। सतपुरा राष्ट्रीय भी क्वेश्चन है। देखिए पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम जाना जाता है? तो इस सभी जानता भागलपुर। भागलपुर।
चलिए मैथ का आंसर देखते हैं क्या होगा। मैथ का सिर्फ हम आंसर बताते हैं और 2-4 दिन के बाद हम मैथ का डिस्कशन भी करेंगे। एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आइसक्रीम भरा हुआ। पूरी आइसक्रीम को समान रूप से 10 बच्चों में एक शंक्वाकार बर्तन में जिसकी ऊपरी तल गोलाकार है बांटना है। यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार त्रिज्या की 4 गुनी हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या जानते हैं आप लोग? सबसे पहले बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे, तो आइसक्रीम का आयतन क्या पाई स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई स्क्वायर एच हो जाएगा, जिसमें त्रिज्या दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ कितना 15 सेंटीमीटर, अब पाई का मान। तो आइसक्रीम आयतन निकाल रहे बेलनाकार बर्तन में, आइसक्रीम का आयतन निकल जाएगा 540 पाई सेंटीमीटर। अब एक बच्चे को दिया गया आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, तो 10 बच्चा में बांटा गया तो भाग दे देंगे, तो 54 पाई सेंटीमीटर की हो जाए। माना कि शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो अतः आइसक्रीम की आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई क्यू। इसी तरह से हल कर लेंगे तो इसका त्रिज्या कितना होगा, शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसका देखिए 64 नंबर का देखिए, 9 कोस थीटा प्लस 40 साइन थीटा बराबर 41 हो तो tan a का मान ज्ञात करिए। मतलब थीटा रही है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40/9, 40/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40/9। 65 में देखिए 65 का हो जाएगा इसका आंसर, 65 का हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, आप लोग सी हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा, 66 का हो जाएगा ए नंबर। 66 क्या हो जाएगा 19, 66 का हो जाएगा 19। 67 का हो जाएगा बी नंबर, 67 का हो जाएगा बी नंबर। 68 का हो जाएगा, 68 का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा -1। 69 का हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 69 का हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 70 का हो जाएगा जब एक साइकिल की कीमत 20%, इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर 4% हानि। अब पार्ट 3 में सोशल साइंस यानी इतिहास का क्वेश्चन होगा। अब क्या होगा, इतिहास का क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में किस स्थान पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। मतलब बोल रहा है किस स्थान पर बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, तो उपयुक्त में से इसका आंसर क्या हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कहाँ कहाँ हुआ था बौद्ध संगीत का आयोजन बताते। उपयुक्त में से बौद्ध संगीत का आयोजन क्या, पाटलिपुत्र में हुआ था, कश्मीर में, राजगीर में। तो कब कब हुआ था, पहला बौद्ध संगीत हुआ था राजगीर या राजगीर में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत हुआ था वैशाली में काला अशोक के समय में। तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र अशोक के समय। चौथा बौद्ध संगीत हुआ कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तो उस नवरत्न में से कौन था विद्वान, धनतीधर था, कालिदास था, अमर सिंह था, घटफरक था, ब्राह्मण था, दक्षिणपक था, शंकु वृक्ष था और बेताल भट्ट था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार नवरत्न में थे, यही सब नवरत्न थे। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के शासन सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज कहा जाता था। बोलिए सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ था, किस युद्ध में अंग्रेजों से परास्त हुआ था, प्लासी युद्ध में। किस युद्ध में, प्लासी युद्ध में हुआ था। और प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। मतलब 23 जून 1757 को हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव किसका नेतृत्व, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था। प्लासी मतलब वर्तमान नाम प्लासी, वर्तमान नाम क्या था, नाम प्लासी था। प्लासी युद्ध पश्चिम बंगाल राज्य में है, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर बक्सर का 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। चलिए 64 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 74 नंबर, निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, यही था परिणाम।
75 में देखिए अब, वास्को डी गामा का मकबरा या दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो कोची केरल में। कहाँ है? कोची केरल में है। रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का किया गया था। किसका किया गया था? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 77 का देखिए, निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत है बोल रहा। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र सही है। जूनागढ़ का किला कर्नाटक। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, बल्कि कर्नाटक में नहीं। जूनागढ़ का किला कहाँ? बीकानेर में, कर्नाटक में नहीं। यही गलत था। देखिए 1817 के पैका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जगबंधु किया था। किसने किया था? बख्शी जगबंधु। रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना और है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। नम्मा। कौन सा मनाया जाता है? नम्मा। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हुनका। तो किसको कहा जाता है? हुनका। बाइबिल में कितने नियम होते हैं? बाइबिल में 2 नियम होते हैं। इस्लाम डैश में अरब में पैगम मोहम्मद साहब द्वारा प्रचारित एक प्रमुख धर्म है। कौन सा ईस्वी में प्रमुख धर्म है? 7वीं। कौन सा? तो 7वीं शताब्दी। 83 का आप देखिए। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो गुवाहाटी शहर में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हाथी गुफा अभिलेख खारबेल, याहुल गुफा अभिलेख पुलकेशन दूती, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। उपयुक्त में से कौन सा इसमें बोल रहा? 84 में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा 84 में सुमेलित नहीं है? तो उपयुक्त में से ये तीनों सुमेलित है। मतलब सुमेलित है पूछ रहा कौन सुमेलित है? तो उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। सभी है, सभी सुमेलित है। 85 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। सारीपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? सारीपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? तो इसमें से किसी का नहीं। इसमें से नहीं, किसी का नहीं। किसका? इसमें से प्रकरण सारीपुत्र प्रकरण इसमें से किसी का नहीं है। वो जो है बौद्ध विद्वान अश्वघोष की रचना है। सारीपुत्र प्रकरण में से अश्वघोष का रचना है। सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक है? तो ये भी इसमें से कोई नहीं। सुसुनाग भी नहीं, सुंग वंश भी, नंद नहीं है। कौन वंश का अंतिम शासक था? सुशर्मन। कौन था? सतासी का देखिए। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का चंद्रगुप्त मौर्य ने। कश्मीर के इतिहास को बताने वाले राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना के संबंधित विद्वान कौन थे? कलहन थे। कौन थे? उपयुक्त में से 1 से अधिक था। उपयुक्त में से 88 के 1 से अधिक था। राजतरंगिणी वाले शीर्षक साहित्य के संबंध पर जौन राजा थे, कलहन थे, वीरवर थे, सभी थे। गर्मी बहुत है। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे। कौन थे? नागभट्ट। इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब से कब तक है? कब से कब तक है? इसका बताइए, कब से कब तक इंडो ग्रीक का? तो 2वीं सदी ईसा पूर्व के आरंभिक चरण में। 2वीं सदी के ईसा पूर्व आरंभिक चरण में। 91 का देखिए। प्रवर्तक प्रथम दक्षिण भारत के किन निम्न में से किस राजवंश का था? तो चौल वंश का था। किसके था? चौल वंश का था। किसका था? प्रवर्तक प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में किस राजवंश का शासक था? चौल वंश का था। 92 का देखिए कितना होगा। 92 का देखिए। 92 कारकेट वंश निम्न में किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था? कारकेट वंश। कारकेट वंश किसका था? कश्मीर पर। कारकेट वंश कश्मीर पर।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा करवाया गया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इसमें से किसी शासक के द्वारा नहीं करवाया गया था ऑप्शन में। तो निर्माण गंग वंश के शासक बर्मन चोल गंग द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा क्या था? गंग वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने। 95 का नंबर क्वेश्चन देखिए। अलवर्णी कब भारत आया था? 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 11वीं सदी के पूर्वोत्तर, 11वीं सदी के उत्तरार्ध, 11वीं सदी के पूर्वोत्तर में आया था। कब आया था? ऑप्शन नंबर बी में आया था। ऑप्शन नंबर बी में 11वीं सदी के पूर्वोत्तर में आया था। देखिए, विजयनगर पर शासन करने वाले वंश के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सही विकल्प है? तो संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, आर्य वंश। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सब। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आर्यवीडु वंश। स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले से बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। पाटलिपुत्र युवक संघ, ये तो नहीं होगा। पटना युवक संघ, इस सब को मतलब क्रमबद्ध में सजाना हो। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो पटना युवक संघ, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा। सबसे पहले हो जाएगा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा, उसके बाद हो जाएगा पटना युवक संघ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 3-2-1, 3-2-1 मतलब पहले हो जाएगा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा, उसके बाद पटना युवक संघ, तब पाटलिपुत्र युवक संघ हो जाएगा। तो 98 का क्या होगा? 98 का होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य की पहचान करें। तो 98 का आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से 98 का एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। सही बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीतियों विरोध में बिहार के महान अधिवक्ता बलदेव साय ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। बलदेव साय ने क्या किया था? अपने पद से इस्तीफा। जयप्रकाश नारायण को पटना कॉलेज छोड़ दिया था। क्या क्या था? पटना कॉलेज, जयप्रकाश नारायण भी पटना कॉलेज छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने अपने वकालत छोड़ दिया। इसका क्या जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 99 का देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में कोलकाता मदरसा की स्थापना कब और किसके शासनकाल में की गई थी? तो यार 1781 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा, इसी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में किया गया था कोलकाता मदरसा का स्थापना। 100 नंबर का देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फार्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? CR फार्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो वर्ष 1944 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार में बक्सत भूमि आंदोलन संगठित किया गया था? 1937-1938 में। 102 में क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? स्पेन के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। किससे संबंधित है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। किससे संबंधित है? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। मित्र राष्ट्रों ने सेरवेस की संधि किस देश के साथ किया था? टर्की के साथ किया था। टर्की के साथ किया था। किसके साथ किया था? टर्की के साथ। 1737 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने किया था। जॉन के ने किया था। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ था? वेस्टफेलिया संधि के द्वारा। वेस्टफेलिया संधि के द्वारा। वेस्टफेलिया संधि के द्वारा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑरलैंडो ने किया था। ऑरलैंडो ने किया था। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा-मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? वैंकूवर जाने का कामागाटा किसने लिया था जहाज? गुरुदत्त सिंह लिया था। गुरुदत्त सिंह लिया था। किसने लिया था? गुरुदत्त सिंह, जो कि उपयुक्त में से इनमें कोई नहीं है।
फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन सा था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क था। ऑटो वन बिस्मार्क था। कौन था? ऑटो वन बिस्मार्क था। चलिए अब भूगोल में 71 नंबर क्वेश्चन से देखिए। भूगोल का 71 नंबर से देखिए। फिर जैसे सबसे पहले 40 नंबर का जीएस करवाए, उसके बाद 40 नंबर का हिस्ट्री करवाए, अब 40 नंबर का ज्योग्राफी करवा रहे हैं। ठीक, तो ज्योग्राफी में देख लीजिए। तो क्वेश्चन 71 में आ रहा है, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के कितने देश हिस्सों में स्थित है? किस हिस्से में स्थित है देश के मणिपुर? पूर्वोत्तर में। किसमें? पूर्वोत्तर में। 72 का देखिए, देश भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक स्थल है, तो पुष्कर। क्या है? पुष्कर। राजस्थान में पुष्कर है। 73 में देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी में है? तो कावेरी का भी नहीं है, गोमती का भी नहीं, फिर बेतवा नदी। किसका? बेतवा नदी का। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? 74 में बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है? काला हिरन है। कौन है? काला हिरन। असुरक्षित प्रजाति काला हिरन है। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण कौन है? कृषि का विस्तार, रेल, वैज्ञानिक वानिकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 76 के कृषि का विस्तार। भारत में वन संसाधनों के ह्रास का मुख्य कारण कृषि का विस्तार है। नाप्ता झाखरी परियोजना किस नदी पर है? नाप्ता झाखरी परियोजना सतलुज नदी पर। नाप्ता झाखरी परियोजना सतलुज नदी। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? बरौनी। बरौनी। कौन सा है? बरौनी है। देश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाले निगम है और इनके पास पर्यावरण प्रबंध प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। तो किसके पास है? तो NTPC के पास। किसके पास? NTPC के पास। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो चावल का भी था, कपास का भी था, गन्ना का भी था। इसका मतलब इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखें। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? किसानों के फायदे के लिए अस्थांगत सुधार था। किसानों के फायदे के लिए भूमि सुधार। क्या था? भूमि सुधार। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1972 में। 1972 में राष्ट्रीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। भारत में 85 नंबर। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है? तो 22% है। कितना प्रतिशत है? 22% है। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेय योजना आपूर्ति की कितनी आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? 55 लीटर होती है। कितनी होती है? 55 लीटर होती है। अटल टनल की लंबाई कितनी हो? 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? 88 का देखिए तो ज्योग्राफी में मुंबई बंदरगाह। निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय जलमार्ग NA1 नाम दिया गया है? नेशनल हाईवे इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से नहीं, नेशनल वाटर वे इलाहाबाद से हल्दिया दिया गया। 90 का देखिए, भारत में रेलवे को कितने जोन में पुनर्गठित किया गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया? उपयुक्त में से
कोई नहीं। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। भारत में कुल कितना जोन है रेलवे जोन? 18 जोन। भारत में कितना रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित किया? सिरसा में। किस स्थान पर किया? सिरसा में। सिरसा में किया गया था। किस स्थान पर किया गया था? सिरसा में। निम्न में कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है? तो अलकनंदा में बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? धौली, गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही नदी मिलती है। अलकनंदा बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में धौली, गंगा, नंदाकिनी और पिंडार तीनों है। तीनों है। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत पठार की सर्वोच्च चोटी है? तो अरावली की। किस पर्वत की? अरावली की है। अरावली की है। निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है? उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोड़ा स्थान पर है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला में स्थित है। हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? हाड़ौती का पठार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान। हाड़ौती का पठार राजस्थान में स्थित है। हाड़ौती का पठार राजस्थान में है। भारत में कोयले उत्पादन क्षेत्र निम्न से कहाँ होता है? दामोदर घाटी में होता है। कहाँ होता है? दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी घाटी में, गोदावरी घाटी में। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कहाँ होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में कोयले उत्पादन क्षेत्र की उपस्थिति दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी में स्थित है। इसलिए 97 में हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नाम रूप संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? असम में। किसमें? असम में। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे जोन का हाजीपुर। हाजीपुर। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। डूम या झमपोश सिंचाई पद्धति सिंचाई संरचना किस स्थान या क्षेत्र से संबंधित है? किस स्थान या क्षेत्र से संबंधित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और नागालैंड, ये सब जगह है। डूम या झमपोश सिंचाई पद्धति ब्रह्मपुत्र घाटी की पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र में प्रचलित है। खरीफ और रबी फसल संबंधी निम्न कथन पर कौन सा ठीक नहीं है? खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ आता और बसंत ऋतु के अंत में फसल काट जाती है। यही गलत है। इसका आंसर ये हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा गरवान मतलब मैंग्रोव वन फॉरेस्ट निम्न से कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भारत में 93 है। 103 है। भारत में निम्नलिखित में स्व फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होती है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो रबी नहीं, खरीफ फसल होगा। क्या होगा? खरीफ फसल होगा। क्या होगा? खरीफ फसल होगा। खरीफ फसल हो जाएगा। देखो, नकदी फसल में आता है कहवा, चाय, जूट, तंबाकू आदि फसलें। फसल चक्र खेत में फसल बदल कर खेती करना फसल चक्र कहता है। मिश्रित खेती, कृषि के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। 104 का देखिए। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने से ज़्यादा ठंड का अनुभव करते हैं? शीत ऋतु के मौसम साफ होने से, मौसम के साफ होने से ज़्यादा अनुभव करते हैं। मौसम साफ होने से। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी। कपास की काली मिट्टी स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। निम्नलिखित में वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्या कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश।
निम्नलिखित में से वह फसल कौन सा है जो जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो चावल। कौन सा होगा? चावल होगा। क्या हो जाएगा? चावल। और निम्नलिखित में से मिलान सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान बैंगलोर सही है। बाद बाकी सरकार अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सरकार अनुसंधान कानपुर में है। सरकार अनुसंधान कानपुर में है। चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में, चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है। जो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। मिलान सिर्फ एक सही है। भारत की जनगणना दोहराए अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन देखिए 110 में। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है। किस लिए रहता है? क्योंकि वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित रहता है, इसीलिए यह सूखा रहता है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि यह वृक्ष छाया क्षेत्र में स्थित है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है। भारत में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून दो शाखाओं में विभाजित होता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखा में विभाजित होता है। एक में अरब सागर की शाखा तथा दूसरा में बंगाल की शाखा। एक में अरब सागर की शाखा और दूसरा बंगाल की शाखा। थैंक यू दोस्तों। आप लोग अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो कमेंट करें और सब्सक्राइबर करें और शेयर करें। इसलिए धन्यवाद।